बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH622 की प्रिपरेशन फ़ाइनल टर्म के लिए मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस करूँगी कि आप इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करें। तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ें वैसे आप बहुत ज़्यादा दफ़ा दिखाई नहीं कि कुछ जो पेपर्स शेयर हुए हैं मैं आपके साथ वही डिस्कस करूँगी और कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज़ बताऊँगी कि कौन से मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज़ कर लें कि जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इसे। तो आपके पास यहाँ पे मैं स्पेस टाइम और मैटर की मैच की डेफिनेशन है, आपने ये ज़रूर कर लेनी है। इससे कर लेने से आप बस एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर दफ़ा पेपर में आ रहा है। स्पेस टाइम और मैटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैच है, मैटर आ रहा है। उसके बाद आपके पास आपका आ रहा है वही यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी टू द कर्व। ये आपने फाइंड आउट करना है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर कह देते हैं वो, या एक तो ये क्वेश्चन है, मतलब आपको ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना आना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है, आपने dr/dt फाइंड करना है। सिंपल आपने वैसे फाइंड क्या करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी फाइंड आउट करना है। आपके पास r गिवन है तो r का हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद उसका मैग्नीट्यूड लिया तो आपके पास v आ गया। अब आपके पास v तो आ गया, लेकिन t फाइंड आउट करना है तो t के लिए हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला dr/dt और मैग्नीट्यूड का, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपने प्रूव करना है v इक्वल टू vt, तो आपके पास v और t दोनों आ चुके हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास वो प्रूव भी हो जाएगा, वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब इसके बाद कर्वेचर वाला क्वेश्चन आ रहा है। कर्वेचर फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको। कर्वेचर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे चेन रूल लगाया हुआ है उन्होंने, dt/ds, ds/dt भी चेन रूल लगाएंगे और ये कर्वेचर का क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आ रहा है। अभी तक ये दो क्वेश्चन हो गए हैं जो कि आपने अच्छे से देखने हैं इनको। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके पास ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, तो यहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि फोर्स और मोमेंटम जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और उसका यहाँ पे उन्होंने प्रूफ भी बताया हुआ है किस तरह से इक्वल होते हैं। तो आपने इसको देख लेना है कि आपके पास फोर्स और मोमेंटम किस तरह से इक्वल होते हैं। और न्यूटन लॉ की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लें। ज़्यादा दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन आपके पास ये MCQs में पूछी जा सकती हैं कि न्यूटन लॉ की जो तीनों न्यूटन लॉ की एग्जांपल है। इसके बाद आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जब सारी फोर्सेस जीरो होंगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए कि सारी फोर्सेस, सम ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है उस टाइम पे कंजर्व होता है। उसके बाद आपके पास नीचे चलते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास हमने फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, वर्क डन वाला क्वेश्चन है आपके पास। तो वर्क डन वाला क्वेश्चन अगर आपका पेपर तो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज पे बेस किया गया है तो ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि वर्क डन वाला क्वेश्चन आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का वर्क डन वाला क्वेश्चन आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उनका नहीं आ रहा है तो वर्क डन आ रहा है। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वर्क डन दोनों करने हैं, ताकि आपका दोनों, अगर ये कहा तो नहीं जा सकता कि आपका क्या आएगा, इसलिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी करना है। मैं आपको बताऊँगी वो कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शियाज करने हैं, और वर्क डन वाले ये जो दो क्वेश्चन हैं ये आपने समझ लेने हैं, क्योंकि वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर रखें ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आता हो। अब आप, अच्छा जी, वर्क डन वाला क्वेश्चन है आपके पास। तो वर्क डन वाला क्वेश्चन अगर आपका पेपर तो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज पे बेस किया गया है तो ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि वर्क डन वाला क्वेश्चन आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का वर्क डन वाला क्वेश्चन आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उनका नहीं आ रहा है तो वर्क डन आ रहा है। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वर्क डन दोनों करनी है, ताकि आपका दोनों, अगर ये कहा तो नहीं जा सकता कि आपका क्या आएगा, इसलिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी करना है। मैं आपको बताऊंगी वो कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शियाज करने हैं, और वर्क डन वाले ये जो दो क्वेश्चन हैं ये आपने समझ लेने हैं, क्योंकि वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर रखें ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आता हो। अब आपके पास यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो ये तीनों कंडीशंस आपने याद रखनी है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है कि आज कब फोर्स फील्ड कब कंजर्वेटिव होती है, जब आपके पास अगर हम उसका डेल क्रॉस एफ लें तो जीरो आए तो कंजर्व्ड होती है,
और उसके बाद ये फोर्स कंजर्वेटिव होती है अगर क्लोज नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व की वैल्यू भी, ये क्लोज्ड पाथ की वैल्यू भी क्या आ जाए, जब आप उसके ऊपर एफ डॉट डी आर अप्लाई करें तो आपके पास उसका आंसर 0 आ जाए। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स की ये जो एग्जांपल्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए आ रही हैं, आपने इनको देख लेना। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एग्जांपल्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्रिक्शन होती है, इम्पल्स होता है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद ये डेल क्रॉस एफ वाला क्वेश्चन आ रहा है, कंजर्वेटिव हो तो आपके पास आंसर 0 आता है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो आपके पास आंसर जो है वो 0 नहीं आता है। उसके बाद ओके अब आपके पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपके पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशंस गिवन है, लेकिन आपके पास यहाँ एमसीक्यूज में आ रही है। टाइम पीरियड क्या होता है, आप पास चार्ट भी आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा देखी तो नहीं की, लेकिन इसलिए एमसीक्यूज ही बता रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड की ज़्यादा टाइम जो है वो रिपीट हो रही है, तो आपने इसको देख लेना है। एम्पलीट्यूड किस तरह से आप बस किसी क्वेश्चन के अंदर से एम्पलीट्यूड का वो पूछ सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इसका क्या है। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है ये, अब आपने इसका एम्पलीट्यूड बताना है। आपके पास ये वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पे 10 cos 3/2t स्क्वायर रूट गिवन है, तो आपने इसका एम्पलीट्यूड बताना है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड है। अभी आपके क्योंकि शॉर्ट टाइम है तो मैं इसलिए इतना ही बता रही हूँ कि एम्पलीट्यूड ये है। उसके बाद आपने इसका टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या कहते हैं, आपके पास 3/2t लिखा हुआ है, तो ये वाली जो वैल्यू होती है इसको आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करें, इसको 2 पाई, और ये वाली जो वैल्यू होती है आप इसे क्या कहते हैं 2 पाई, ये वाली वैल्यू 3/2t, इसको आप ओमेगा कहते हैं। तो ये जब आप यहाँ पे 3/2 लिखेंगे तो आपके पास, चलिए अब ऐसे सही है, 3/2 लिखेंगे, ये अभी डिवाइड हो रहा है इससे, फिर ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो इसका आपके पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 4π/3 आ जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आता है 2π/ओमेगा। तो ये ओमेगा की वैल्यू होती है। अभी हम कोई और क्वेश्चन भी आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से देख लेंगे कि आपका क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास टोटल एनर्जी गिवन है और आई जो है वो सिंपल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने उसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो ये भी आ सकता है, यहाँ पे आपने इसको भी देख लेना है अच्छे से। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पास आइलर्स थ्योरम और चेसलेस थ्योरम की डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने डेफिनेशन ज़रूर देख लेनी है। आइलर्स थ्योरम क्या कहता है कि जब आप किसी फिक्स्ड पॉइंट की रिजिड के ऊपर, जो एक रिजिड बॉडी बड़ी है उसके ऊपर रोटेशन करते हैं, तो वो रोटेशन किसके इक्वल होती है, उस लाइन जो लाइन के ऊपर रोटेशन हो रही है उसके इक्वल होती है जो उस पॉइंट से गुजर रही है। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा थ्योरम का प्रूफ तो नहीं आएगा, लेकिन थ्योरम की डेफिनेशन जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद चेसलेस थ्योरम की इसके अंदर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों का फिनोमेना होता है। ट्रांसलेशन अलोंग अ लाइन होती है, रोटेशन अबाउट दैट लाइन होती है, जिसको चेसलेस थ्योरम कहते हैं। उसके बाद रिजिड डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड बॉडी के कितने होते हैं, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपने करने ही करने हैं। रिजिड बॉडी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड बॉडी कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसके बाद वो अगर आपसे पूछ लेते हैं कि किस तरह से 6 होते हैं, तो आपने बता देना है कि आइलर्स थ्योरम के लिए 3 है, और उसके बाद जो रिमेनिंग 3 हैं वो ट्रांसलेशन से हम एसोसिएट करते हैं, मतलब चेसलेस थ्योरम से करते हैं। उसके बाद आपके पास काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और यहाँ पे आपके पास मैकेनिक्स की डेफिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में देखी, काइनेमेटिक्स की वो पूछ रहे हैं, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आपके पास एमसीक्यूज में आ रही है। उसके बाद डायनामिक्स की डेफिनेशन आ रही है। यहाँ पे आपके पास ये जो स्पेस टाइम मैटर है, आप कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब आपका स्पेस और टाइम मैटर की डेफिनेशन तो सेम होती है, लेकिन आपने ये स्पेस टाइम मैटर जो है वो अच्छे से देख लेना। पीछे आपका स्पेस टाइम मैस है, अब अपनी स्पेस टाइम मैटर है यहाँ पे, तो आपने इन कंसेप्ट को अच्छे से ले लेना है। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपको ये सारा कुछ गिवन होगा, ई पी की वैल्यू भी गिवन होगी, सिंपल ये वैल्यूज भी गिवन होगी। सिंपल आपने डेरिवेटिव लेकर इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास आंसर जब डेरिवेटिव लेने के बाद वैल्यू वही ई पी वाली आ गया तो हम उसको ई फाई वाली आ गया तो हम आपके पास क्वेश्चन में जो वैल्यू है उसको ई फाई कह सकते हैं। और आपके पास फाई डॉट का मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टी है। इसी तरह से आप डी फाई बाई डी टी प्रूव करेंगे। तो आपने ये तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लेने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
यहाँ से आपके पास फर्स्ट वन क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट वन क्वेश्चन के अंदर देखिए आपने कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव बताना है कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो कंजर्वेटिव बताने के लिए आप क्या करते हैं, डेल लेते हैं, उसके साथ क्रॉस डेल क्रॉस एफ लेते हैं उस वेक्टर के साथ या उस फोर्स फील्ड के साथ, तो आपके पास उसका आंसर आ जाता है। इसके अलावा एक फोर्स फील्ड का क्वेश्चन भी आ रहा है, अगर कोई अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको बता दूँगी। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, इम्पल्स का क्वेश्चन आ रहा है। इम्पल्स फाइंड आउट करें, आपके पास दोनों वेलोसिटीज गिवन है, आपने इम्पल्स फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा इम्पल्स का फार्मूला है v2 - v1, तो आपके पास इम्पल्स आ जाएगी। इसके बाद टॉर्क की डेफिनेशन, टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f होता है, तो आपको टॉर्क आना चाहिए। और अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि टॉर्क एंगुलर मोमेंटम से किस तरह से इक्वल है, तो आपके पास ये प्रूफ आपने देख लेना है, ये नहीं कह रही कि ये करें ही करें। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क फाइंड आउट करना है, आपके पास r गिवन है, क्योंकि r गिवन है तो आपके पास इसका फार्मूला जो होता है वो d ओमेगा/dt होता है। अब आपके पास सबसे पहले तो आपको p फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब सब वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, और वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद आपके पास v आ चुका है। अब मोमेंटम क्या होता है, p क्या होता है, आपके पास mv होता है। तो आप वेलोसिटी की वैल्यू को m से मल्टीप्लाई कर लें, और अब आपके पास r भी आ गया, p भी आ गया, आप दोनों का क्रॉस लें तो आपके पास ये आ जाएगा, और उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास d ओमेगा/dt का आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये डेफिनेशन, सबसे पहले तो रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी की तो पेपर में आई है, क्वेश्चन देखे हैं मैंने। तो आपके पास इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल वो पूछ रहे हैं, डिफाइन इलास्टिक बॉडी विद एग्जांपल्स, तो आपने ये ज़रूर लिख लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बता दी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड बॉडी के लिए पूछा जा रहा है, तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेना। उसके बाद ये वाली जो फॉर्म है सेंटर ऑफ मैथ के लिए, ये आपके पास MCQs में आ रही है। यहाँ पे नीचे R लिखा हुआ है, तो आपने इसको याद रखना है कि समीशन MI आ रहा है, तो आपने इसको MCQs के लिहाज से देखना है। उसके बाद अब हम हमारा आई थिंक सो टॉपिक गुजर गया। प्रोजेक्टाइल के लिए एयर रेजिस्टेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर वो निगलिजिबल एयर रेजिस्टेंस है तो शेप कैसी बनेगी। जब आप सिंपल आप किसी चीज़ को हवा में फेंकते हैं तो वो एक पैराबोलिक शेप बनती है, ठीक है, तो आपने वो समझ लेना है। आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर के ऊपर होता है, इसकी डायमेंशन आ रही है ml स्क्वायर, इसकी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में काफ़ी दफ़ा देखी है मैंने। तो आपने उसके बाद आप बस ये जो 3 है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आप पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर मैसेज गिवन है और आपने एक्स एक्सिस के अलाउंग फाइंड आउट करना है, और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपके पास आपने फाइंड आउट करनी है एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो ये आप पास एक्स एक्सिस के अलाउंग है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, वाई के है तो वाई को छोड़ के होगी सारी वैल्यू, जेड के हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वैल्यू में याद रख लें कि -mxy आता है। अभी हम इसके अलावा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला देखेंगे इन कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने वो भी याद रखना है। उसके बाद आपके पास आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज़रूर ही करने हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस, आपका फर्स्ट वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपने ज़रूर करना है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आपके पास ये क्वेश्चन हम मूव कर लेते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट आते जाएँ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ज़रूर करना है, और आपके पास ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कर रहे हैं तो आपके पास इसका आंसर क्या आता है, कि MCQs में भी आ रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा मैंने देखा है अभी तक। तो आपने इसके अंदर आपने के फाइंड आउट करना होता है, फार्मूला आपके पास गिवन है, I/m स्क्वायर रूट I/m वैल्यूज़ पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। उसके बाद आपके पास डायनामिक्स की डेफिनेशन देख लें कि आप पास ये MCQs में आ रही है, तो डायनामिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और सेंटर ऑफ मास। ओके, अच्छा, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने M1 U1, आपके पास 2 वेलोसिटीज़ गिवन है, बिफोर कोलिजन 2 वेलोसिटीज़ गिवन है, आफ्टर कोलिजन मैसेज गिवन है, M1 M2 गिवन है। आपने इनमें से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वो आपसे कह देते हैं कि मैस फाइंड आउट करें फर्स्ट बिफोर कोलिजन का, या मैच फाइंड आउट करें आफ्टर कोलिजन का। तो ये क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये वाला ज़रूर कर लेना, ठीक हो गया। आप पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, आपको एक भी समझ लेंगे तो आपका पेपर जो है वो इजीली हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का ये
एंगुलर ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, ये जो हम देख चुके हैं पहले, आई एक्स 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 इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको ये आनी चाहिए। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं कंटिन्यूस मैथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो आपसे पूछ सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ, तो आपने ये वाली वैल्यू देखनी। इनके अंदर फ़र्क क्या है, आपके पास वहाँ पे समीशन एम आ रहा था, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पी ऑफ आर, रो ऑफ आर लिख लिया, डेंसिटी की टर्म इंक्लूड कर लिया, बाकी सारी वैल्यूज़ वही हैं। सिमिलर केस आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए भी आया है, आपने वहाँ पे सिंपल एम एक्स वाई लिखते थे, तो यहाँ पर आपके पास डेंसिटी की टर्म आ रही है जिसके साथ डी वी भी आ रहा है, तो आपके पास ये टर्म आपको आनी चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं, एल इजिकल टू आई ओमेगा होता है, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, ये एल इजिकल टू आई ओमेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ओके, ये स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मून का है। तो एक तो दफ़ा ये क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा दफ़ा तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन एक तो दफ़ा मैंने इसको देखा है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आप पास ये वैल्यू है, यहाँ पे आप पास देखें, ये सम ऑफ एनर्जीज़ हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी है, टी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो आप पास ये दोनों वैल्यूज़ काइनेटिक और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने एक्सप्लेन किया, रीड आउट कर लें। तो अगर ये रिजिड बॉडी आपके पास किसी फिक्स्ड पॉइंट पे ग्राउंड के साथ अटैच है, तो आपके पास की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये वाली वैल्यू रह जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एमसीक्यूज़ में के लिए याद रखना, 3/10 MA² कौन है, 3/10 कोन की शेप जो है वो हम कह सकते हैं कि ऑड नंबर होती है, तो इस तरह से आप याद रख लेंगे 3/10 MA² जो होता है वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट आपके पास ये वाली वैल्यू OP/I आपके पास लास्ट आप MCQs में काफ़ी दिखाई दी गई है, तो आपने ये वाली वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को याद रखना है, उन्होंने आई की वैल्यू दी होगी, आपने OP फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, यहाँ पे सारे उन्होंने इकट्ठे करके लिख लिए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि आपने कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने हैं पेपर के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपके पास यहाँ से रेक्टेंगुलर प्लेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने ये 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कर लेने हैं, तो आपका पेपर हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ 3 बता रही हूँ, रेक्टेंगुलर प्लेट का, रिंग का, और रिंग एक सिंपल रिंग है, और एक वो रिंग है जिसपे रेडियस 2a है, तो रेडियस 2a वाला भी आपने देख लेना है, और उसके अलावा ये सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर का। अब आप बस ये जो बाकी हैं एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, सफ़ियर है तो इसको याद रख लें, सफ़ियर को आप उल्टा करेंगे तो आप पास सफ़ियर को उल्टा करने से आप पास 2 बनेगा, और पी है तो पी को आप 5 कह सकते हैं, तो 2/5 MA² इसका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसी तरह से जो आपके पास रिंग का और हालो सफ़ियर का होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, और रेक्टेंगुलर प्लेट थिन रॉड का आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए आ रहा है 1/12 MA², ट्रायंगुलर लेमिना का ट्रायंगल 3 शेप्स की होती है, तो 3 × 3 6 1/6 MA², 3 कोन 3 साइड्स की होती है, इसलिए हमने इसको ऐसे याद रखा। अब मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बता दिए हैं कि आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, सर्कुलर रिंग का आपके पास आ रहा है, इससे पीछे हमने एक तो आपके पास सर्कुलर रिंग है और आपके पास एक सिंपल रिंग है, तो ये हुप वाला आ रहा है, ठीक है, एक ये हुप वाला आ रहा है और एक हुप जिसमें आपके पास रेडियस 2a होगा वो वाला आ रहा है। इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ रहा है, आपके पास वो वैल्यूज़ गिवन होगी, होप्स हो कि वो आपको डेल्टा एम की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। यहाँ तो अब आपको कहे कि आप पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें, तो आपने इसको जो है वो देख लेना। इसके बाद आपके पास हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ओके, जो क्यूब और क्यूबाइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यूब और क्यूबाइड का ये वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इनको देख लेना है कि क्यूब और क्यूबाइड के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज में डिफरेंस है। हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है, जिसके अंदर ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, x² + y² गिवन होगा, आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। होप सो आपसे कह रहे हैं कि जस्ट एक्सप्रेशन लिखे, तो आपने ये सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, और अगर वो आपसे नहीं कहता, आप क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो अगर फिर भी
भी आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर देंगे, तो वेल एंड गुड, आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आप बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आप बस ये एग्जांपल्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, आप 1 1 2 2 मैथ्स गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है, तो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, आपने इसको देख लेना है। इसके बाद मैरी गो राउंड वाली ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस एग्जाम्पल को देख लेना है कि आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लें। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब मैं ऐसा करती हूँ कि हमारा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका है, हम अपना नेक्स्ट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेडेड रीजन के लिए फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के देखने के बाद हम अपनी कुछ फाइल्स की तरफ चलते हैं, जो कि आप बस क्वेश्चन जहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, जो कि अभी तक जो बताया है वो भी अच्छे से कर लेंगे, तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शेडेड रीजन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने शेडेड रीजन वाला भी करना है, और ये जो नीचे वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है वो भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि कुछ कहा तो नहीं जा सकता, आपके पास ऐसा सिस्टम होता है, आप लॉगिन करते हैं तो आप पास जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। आप पास ये पैरेलल एक्सिस का थ्योरम है, आपने पैरेलल एक्सिस का क्वेश्चन मोमेंट ऑफ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है पैरेलल एक्सिस को, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो 3/2 mv स्क्वायर आता है, इसको आपने देख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर टू द रॉड, आप आपने ये बात याद रख लिया, आपके पास मिक्स भी हो सकता है, यूनिफॉर्म रॉड है, परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर में डिफरेंस होता है, परपेंडिकुलर के लिए और डेफिनेशन होती है, पैरेलल के लिए और होता है कंसेप्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, हमने रेक्टेंगुलर लैमिना देखा था, रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाला रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, ये लॉन्ग वर्टिक्स, आपने क्योंकि आप पास दो डिफरेंट है, एक वर्टिक्स के लॉन्ग, एक आपको वो कह सकता है कि सेंटर से फाइंड आउट करें, तो दो डिफरेंट कंसेप्ट है। यहाँ वो आपको कहता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करें या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, तो ये दोनों का डिफरेंट आंसर आ सकता है। तो आपके पास ये वाला जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है। रिंग का हो गया, हुप का हो गया, रिंग या हुप का हो गया, और उसके बाद हमने सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर का मैंने अभी तक आपको बताया, रेक्टेंगुलर प्लेट का, और रेक्टेंगुलर प्लेट का किस केस में बताया है वो भी आपने देख लिया। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जो कि है सरफेस के अलोंग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये थ्योरम्स, ये जो 3 थ्योरम्स की लाइंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। यहाँ से वो इतना आपको बताता है, और आपने 3 बताना होता है, 3 रियल आइगन वैल्यूज़ हैं, आप बस ये 3 एमसीक्यूज के लिए आ रहे हैं। उसके बाद ये सारी लाइन लिखी होती है, तो आपने बताना है कि आइगन वैल्यूज़ ऑर्थोगोनल होती हैं, और आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ रिपीटेड और डिस्टिंक्ट आती हैं, तो ये आपके पास 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, फिक्स्ड और रोटेशनल फ्रेम के लिए आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, अभी नीचे है बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये, आपको सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी, ओमेगा क्रॉस ए भी गिवन होगा, रोटेशनल फ्रेम के लिए वैल्यू भी गिवन होगी, आपने सिंपल वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करना है, और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, ये क्वेश्चन है, आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है इन केस ऑफ फिक्स्ड सिस्टम, वो रोटेशनल सिस्टम भी कह सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या आएगा। अब आपके पास ये वाली वैल्यू भी उन्होंने वहाँ सॉल्व करके दी हुई है, ये वाली वैल्यू भी दी हुई है, आपने सिंपल इसकी वैल्यू को पुट करना है, प्लस करना है दोनों की वैल्यूज़ को, आई यूनिट वेक्टर्स को इकट्ठा करना है, जे को इकट्ठा करना है, के को इकट्ठा करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं अपनी कुछ फाइल्स की तरफ। कुछ फाइल ये आपका सबसे पहले मेगा फाइल है, आपने इसके एमसीक्यूज रीड आउट कर लेने हैं। मेगा फाइल के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, आपने इसके जितने एमसीक्यूज हैं लास्ट तक अगर आप ये देख लेंगे तो आपका पास पेपर हो जाएगा। एक आप बस ये इसके स्टार्टिंग के एमसीक्यूज कुछ देख लें, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन बताए हैं। मैंने आपको बताया था रिंग ऑफ रेडियस 2a के लिए आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे वो क्वेश्चन हैं शेडेड रीजन के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये जो क्वेश्चन है
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग किसके अलोंग है, रॉड के अलोंग। तो मैंने आपको रॉड के अलोंग बताया, नहीं बताया था आई थिंक सो। तो रॉड के लिए अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इसको अच्छे से समझना है। ये कोई 3 या 4 मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट वर्टेक्स के अलोंग, रिंग के अलोंग, उसके अलावा आपके पास आपने सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और एक और क्वेश्चन जो कि अभी हमने देखा, रेडियस 2a वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपके पास ये जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छे से देख लेने हैं। ये सारी वैल्यूज देखेंगे मैंने, आपने सिंपल वैल्यूज को एडअप करना है और आपके पास इसका जो है फिक्स सिस्टम के लिए आंसर आ जाएगा। उसके बाद इम्पल्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपके पास देखें आई एक्स एक्स गिवन है इन केस ऑफ सॉलिड क्यूबाइड, तो आपके पास आई वाई वाई की वैल्यू, ये आपके पास आई जेड एक्स एक्स है, तो एक्स के लिए हम ए टर्म कहते हैं ए के अलोंग, तो बी उसके अलावा जो टर्म है वो आई, वाई के लिए बी के अलावा और जेड के लिए सी के अलावा जो टर्म्स हैं वो आई। ये क्वेश्चन यहाँ पे जितने आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास आई एक्स और आई वाई की वैल्यू ड्यू टू सिमेट्री हमारे पास वही वाली वैल्यू होती है। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टोटल एनर्जी क्या होती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2x के एक्स स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर होती है। उसके बाद यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। m1 u1 जो हमने क्वेश्चन देखा था, m1 दो वेलोसिटीज गिवन है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। और यहाँ इसके नीचे जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर मेगा फाइल कर लेते हैं और ये जो थोड़े से एमसीक्यूज हैं ये कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। एमसीक्यूज इसी के अंदर से आ रहे हैं, कोई एमसीक्यूज डिफरेंट नहीं आ रहा है। तो आपने ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, मास ऑफ एवरेज क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी क्या है, एंटी फोर्स, ये सारे एमसीक्यूज सेम इन्हीं लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इनको बहुत अच्छे से देख लेना है, तो रीड आउट कर लें ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाए। तो ये कुछ फाइल्स है जो कि मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये फाइनल सॉल्व फाइल है, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुकी हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और ये आपके पास अगर यहाँ अच्छा हो जाएगा। कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज कर लें, कुछ एमसीक्यूज कर लें, मेगा फाइल से ऊपर के क्वेश्चंस एमसीक्यूज, और ये जो आपके पास फाइनल सॉल्व फाइल है ये वाली आपने ये कर लेनी है, तो आपके पास एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आप कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आप जो कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन शेयर किए हैं ये वाले आपके पास देखें। हम फिक्स सिस्टम के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख चुके हैं, ये आपके पास जो एमसीक्यूज के लिए आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज आ रही हैं, ये ओमेगा क्रॉस ए वाला क्वेश्चन जो है वो हम देख चुके हैं। इसके बाद हम ये सारे क्वेश्चंस इम्पल्स सारी वैल्यूज़ देख चुके हैं। आपके पास ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं किसी स्टूडेंट के शेयर हुए हुए वो देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम और उसकी डेफिनेशन को ड्राइव करना है जो मैंने आपको बताया था, आर क्रॉस एम वी डी ओमेगा बाई डी टी को ड्राइव करना आपको आना चाहिए। वर्क डन फाइंड करें, इम्पल्स फाइंड आउट करें, वेलोसिटी और सारी वैल्यूज़ गिवन होगी। आई जेड का कंपोनेंट फाइंड करें। बस आई एक्स और आई वाई बता दिया उन्होंने, आई जेड बताना है। इन केस ऑफ जिस केस के लिए ये वैल्यूज़ हैं आपने हैंड उसके रिंग के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज या मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज़ वहाँ से देख लेनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। यहाँ पे आप बस ये क्वेश्चन मैसेज वाला मैंने आपको बताया कि किसी एक सिस्टम किसी एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस वो पूछ सकता है। और ये वैल्यूज़ ये इन केस ऑफ हेमीस्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम स्क्वायर होता है। उसके बाद थिन रॉड के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनका कहने के मुताबिक इनका कोई क्वेश्चन आया था, तो थिन रॉड का आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लेना है कि किस तरह से ये वर्क डन का क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास वर्क डन आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं फिक्स सिस्टम के लिए। उसके बाद ये सर्कुलर रिंग का हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वैल्यू जो ये सारा आपको जो शो हो रहा है ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आए हैं। तो होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर लें। अदरवाइज आपको ये जो कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं या कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज बताए गए हैं या एमसीक्यूज बताए गए हैं, अगर आप सिर्फ ये भी कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।